हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th प्रोबेबिलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑन हर वेकेशन वीना विजिट 4 cities A, B, C and D in a random order. What is the probability that she visit A before B? ये 5 पार्ट दे रखे हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्वेश्चन क्या कहता है कि वीना वेकेशन पे 4 cities उसने विजिट करी, पर ये क्या है, ये जरूरी नहीं है कि इसी ऑर्डर में ही विजिट करेगी, रैंडम ऑर्डर में भी विजिट कर सकती है। पहले ए पे भी जा सकती है, बी पे भी जा सकती है, सी पे भी जा सकती है और डी पे भी जा सकती है। तो इसके हमने नंबर ऑफ वेज कैसे निकाल सकते हैं हम, टोटल अरेंजमेंट्स कितने होंगे, टोटल सिटीज कितनी है 4, तो क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। अगर मैं कहूं नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स में या कितनी पॉसिबिलिटीज आ सकती है, तो हो सकती है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब 4 3 का 12, 12 2 का 24, टोटल 24 वेज से वो आगे पीछे मतलब सिटीज का शफल कर सकती है। तो अब स्टूडेंट्स को दिक्कत कहां पे होती है, सैंपल स्पेस बनाने में। तो चलिए देखते हैं सैंपल स्पेस कैसे बनानी है इसकी। सैंपल स्पेस में सबसे पहले क्या करेंगे, देखो सबसे पहले करो 6 बार लिख लो ए, 6 टाइम लिख लो बी, 6 टाइम सी एंड 6 टाइम डी। सबसे पहले मैं ऐसे शुरू करूंगा ए, ठीक है। अब क्या करना है आपने, 2 बार लिख लो बी को, 2 बार लिख लो सी को और 2 बार लिख लो डी को। अब देखो टोटल कितनी सिटीज थी, 4 थी, ए बी सी डी। ए बी तो उसने विजिट कर ली, कौन सी रहेगी, सी और डी। इसको शफल कर दो, यहां पे कर दो डी सी। अब ए सी उसने विजिट कर ली, कौन सी रिमेनिंग रहेगी हमारे पास, बी और डी। फिर इसको शफल कर लो, डी और बी। ए डी विजिट कर ली, कौन सी रहेगी हमारे पास, बी और सी। इसको शफल कर लो, सी और बी। अब जैसे पहले किया था कि ए आ गया था सबसे पहले 6, अब क्या कर रहे हैं, सबसे पहले लिख लो बी, बी को लिख लो 6 टाइम्स, ठीक है। अब क्या करोगे, 2 बार ए, अब बी तो आ ही गया, 2 बार सी, 2 बार डी। वही सेम प्रोसेस, बी है उसने पहले विजिट कर ली, रिमेनिंग क्या रह गया हमारे पास, सी और डी। इसको शफल कर लो, डी और सी। बी और सी हो गया है, अब आएगा ए और डी, और यहां बन जाएगा डी ए। बी डी हो चुका है ऑलरेडी, ए और सी, और यहां आ जाएगा सी और ए। अब वही सेम प्रोसेस, ए और बी तो हो गए 6 टाइम्स, अब क्या लिखोगे, पहले सबसे पहले लिखोगे सी, ठीक है। उसके बाद 2 बार ए, 2 बार बी और 2 बार डी। सी ए आ गया, क्या बचे, बी और डी। इसको शफल कर लो, डी और बी हो जाएगा। सी बी आ गया, तो क्या बचा हमारे पास, ए और डी। ये हो जाएगा डी ए, ये है ए बी और ये हो जाएगा बी ए। अब हमने ए को भी लिख लिया, बी को भी लिख लिया और सी को भी लिख लिया, क्या बचा, डी। दो बार ए, 2 बार बी और 2 बार सी। अब डी ए आ गया, तो क्या बचा, बी और सी। फिर हो जाएगा सी बी, फिर आ जाएगा ए सी, फिर हो जाएगा सी ए। डी सी आ गया, ए बी और बी ए। तो अब आप देख लो टोटल कितनी आ गई हमारे पास, 24 वेज आ गए सैंपल स्पेस में। उसके बाद क्या पूछ रहा है, कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विजिट ए बिफोर बी। मतलब बी से पहले क्या उसको ए विजिट करने होगी, बी से पहले ए आना चाहिए। तो इस वाले में तो सारे आ रहे हैं बी से पहले, ये टोटल तो ये 6 होगी हमारे पास। उसके बाद देखो 6 ये होगी, ये इसमें तो हमें जरूरत ही नहीं है काउंट करने की, क्योंकि बी तो पहले ही आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे एक ये है, 6 ये होगी, 7 ये भी है, 8 9 10 11 12। तो टोटल कितने हो गए नंबर ऑफ वेज हमारे पास, 12। फेवरेबल कंडीशन हमारे पास 12 है और टोटल आउटकम्स कितनी है, 24। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, 1/2, ठीक है। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 1/2। सेकेंड पार्ट देखते हैं, ए बिफोर बी एंड बी बिफोर सी। मतलब बी से पहले ए भी विजिट होने चाहिए और सी से पहले बी भी आना चाहिए। तो इसमें देख लेते हैं,
ए बिफोर बी एंड बी बिफोर सी। एक तो ये है, ये नहीं आएगा, ये आ गया 2, एक ये है और एक ये है 2। ये तो हम देखेंगे ही नहीं, ये भी नहीं देखेंगे क्योंकि बी बिफोर सी था, तो इसमें तो सी आ गया। अभी तक 2 होगी हमारे पास, मैं आपको बता देता हूँ। एक थी हमारे पास ये वाली ए बिफोर बी एंड बी बिफोर सी, एक तो ये है और एक ये है। अभी तक ए बिफोर बी एंड बी बिफोर सी, एक ये हो गया 3, ए बिफोर बी एंड बी बिफोर सी, एक ये होगी प्रोबेबिलिटी हमारी। एक तो ये होगी हमारी नंबर ऑफ वेज ए बिफोर बी एंड बी बिफोर सी। एक हो गया हमारे पास, ये भी होगी ए बिफोर बी एंड बी बिफोर सी। तीसरी ये भी होगी और फोर्थ ये होगी। तो टोटल फेवरेबल आउटकम कितने आ गई 4, टोटल नंबर ऑफ वेज है 24। तो प्रोबेबिलिटी आ गई 1/6, जिसपे मैंने डॉट लगाया, ध्यान से देखो ये वाले। ए बिफोर बी है और बी बिफोर सी भी है, ए बिफोर बी भी है और बी बिफोर सी भी है। मतलब ए सबसे पहले होना चाहिए, उसके बाद बी, उसके बाद सी। इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो टोटल आउटकम हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितने आ गए 4, टोटल आउटकम कितने 24 ही। अब देखते हैं थर्ड पार्ट, ए फर्स्ट एंड बी लास्ट। ए मतलब पहले होना चाहिए और बी सबसे लास्ट में होना चाहिए। एक तो ये हो गया, ए फर्स्ट है और बी लास्ट में है। एक ये है, ए पहले है और बी लास्ट में है। तो सिर्फ यही 2 ही होंगे। ए सबसे पहले तो आ ही नहीं सकता, सिर्फ इसी में है ना सबसे फर्स्ट में। बाकी में तो आगे शफल हो रखे हैं, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है। तो कितने फेवरेबल आउटकम्स हो गए 2, फेवरेबल आउटकम्स हो गए हमारे पास 2 और टोटल आउटकम्स है 24। आंसर इज 1/12। फोर्थ पार्ट देखते हैं, ए आइदर फर्स्ट और सेकंड। ए या तो पहले होना चाहिए या दूसरे नंबर पे होना चाहिए। ये तो 6 तो यही हो गए, 6 ये हो गए, 7 8 9 10 11 12। ठीक है, या तो फर्स्ट प्लेस पे होना चाहिए या फिर सेकंड प्लेस पे। ये थे 6 7 8 9 10 11 12। फेवरेबल आउटकम इज 12, टोटल आउटकम इज 24। आंसर इज 1/2। ठीक है, अब फिफ्थ पार्ट चेक करते हैं, ए जस्ट बिफोर बी। अब देखो इसमें क्या, इसमें फर्स्ट और फिफ्थ में फर्क क्या है। ए बिफोर बी मतलब ए फर्स्ट पे भी हो सकता है और बी कोई भी पोजीशन पे हो सकता है। ए जस्ट बिफोर बी मतलब क्या है, ये कि बी से पहले ही ए होना चाहिए, बीच में कोई गैप नहीं आना चाहिए। मतलब ए बी क्या होना चाहिए इकट्ठे। एक तो ये आ जाएगा हमारा, एक ये आ जाएगा 2। ये तो देखने का कोई मतलब ही नहीं बनता क्योंकि ए जस्ट बिफोर बी है, तो ए को तो पहले आना चाहिए ना। 2 ये हो गए, ये आ गया 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो फेवरेबल आउटकम कितनी होगी 6/24। आंसर इज 1/4। ठीक है, मेन ये देखो सैंपल स्पेस, अगर आपको सैंपल स्पेस बन गई तो आपके लिए काफी इजी हो जाएगा क्वेश्चन। मेन सैंपल स्पेस में दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है 3 letters are dictated to 3 person and an envelope is addressed to each of them. The letters are inserted into the envelopes at random so that each envelope contain exactly one letter. Find the probability that at least one letter is in its proper envelope. अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है क्या है, एक लेटर है और एक इन्वेलप है, मतलब 3 लेटर्स हैं और 3 इन्वेलप है। हम लेट कर लेते हैं पहले, लेट 3 letters B L1 L2 एंड L3 और हम इन्वेलप्स को भी लेट कर लेते हैं E1 E2 एंड E3। अब वो प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन लेटर इज इन इट्स प्रॉपर इन्वेलप। प्रॉपर इन्वेलप का मतलब क्या है कि जो लेटर 1 है, लेटर 1 किस में जानी चाहिए इन्वेलप 1 में, या लेटर 2 किस में जानी चाहिए इन्वेलप 2 में,
और लेटर 3 किस में जानी चाहिए, इनवेलप 3 में। वो इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो इसकी सैंपल स्पेस बना लेते हैं, पॉसिबल पेयर्स बना लेते हैं इसके, पॉसिबल पेयर ऑफ लेटर एंड इनवेलप। तो पहले ले लेते हैं हम L1, लेटर 1 किस में जा रही है हमारी, E1 में, ठीक है। उसके बाद L2, इसको हम शफल कर लेते हैं, L2 किस में जा रही है हमारी, इनवेलप 3 में। लेटर 3 किस में जा रही है, अब देखो E1 हो चुका है, E3 हो चुका है, क्या बचा, E2 ही तो बचा, ठीक है। ये फर्स्ट आ गया हमारे पास पेयर। अगर मैं ले लूं लेटर 2 इनवेलप 2 में, लेटर 1 किस में जाएगी, इसको मैं शफल कर लेता हूं E3 में। अगर ये 1 3 है तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 1 3 1, ठीक है। देखो मैं दोबारा समझाता हूँ, पहले हमने ये ले लिया केस लेटर 1 जो जा रही है इनवेलप 1 में, लेटर 2 जा रही है हमारी इनवेलप 3 में, इसको मैंने शफल कर लिया। अगर यहाँ पे 2 3 है तो यहाँ पे आप सीधा लिख सकते हो 3 2, लेटर 2 इनवेलप 2 में जा रही है। अगर यहाँ पे 1 3 है तो इसको शफल करके लिख दो 3 1, लेटर 3 जा रही है हमारी इनवेलप 3 में, L1 को लिख लेता हूँ मैं, लेटर 1 जा रही है हमारी इनवेलप 2 में, 1 2 है तो इसको सिंपली लिख दो 2 1, ठीक है। अब देखो ये केस भी तो हो सकता है कि सारी लेटर और सारे इनवेलप प्रॉपर वे में जाए। लेटर 1 हमारी जा रही है इनवेलप 1 में, लेटर 2 जा रही है हमारी E2 में, L3 जा रही है हमारी E3 में। ये भी तो हो सकता है ना। ये 4 वेज तो हमारे आगे, और कौन से हो सकते हैं वे, अब देखो इसके बाद कौन से रहेंगे, 2 वेज और आएंगे। यहाँ पे लिखा है L1 E1, तो यहाँ पे लिख लो आप L1 E2 और इधर लिख लो L1 E3, क्योंकि इसके बाद जो 2 पेयर निकाले ना उसमें बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज। अब देखो यहाँ पे है L1 E2, अब आप पूरे 4 वेज में देखो कि L1 E2 किस में आ रहा है, ये रहा हमारा L1 E2, L1 E2 ये रहा, इसके साथ क्या बन रहा है हमारा L2 E1। अगर L2 E1 मैं दोबारा लिख दूंगा तो ये तो दोबारा रिपीट हो जाएगा। इस पे मैं करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा मैं L2 और यहाँ पे लिख दूंगा मैं E3। ये बात समझ आई आपको। L1 E2 पहले मैंने देखा कौन से उसमें है, L1 E2 यहाँ पे है, इसके साथ है L2 E1। अगर मैं यही सेम लिख दूंगा L2 E1 तो फिर तो ये रिपीट हो जाएगा। तो मैं अब क्या मैं करूंगा, L2 के साथ क्या लगा दूंगा, E3, और बचा क्या हमारे पास L3, E2 हो चुका है, E3 हो चुका है, क्या बचा मेरे पास E1। आया समझ। सेम प्रोसेस इसमें L1 E3, L1 E3 फाइंड आउट कर लो कहाँ पे है, ये रहा मेरा L1 E3, L1 E3 ये रहा। L2 के साथ E2 है तो मैं L2 के साथ क्या लगाऊंगा, L2 के साथ मैं E1 लगा सकता हूँ। L1 E3 है, L2 के साथ E2 तो लग ही चुका है ऑलरेडी, तो मैंने ये रिपीट नहीं करना, तो क्या अब लगा दूंगा मैं E1। अब बचा मेरे पास L3, E1 हो चुका है, E3 हो चुका है, क्या बचा मेरे पास E2। ये है नंबर ऑफ वेज, टोटल 6 पेयर्स बन गए मेरे पास, 6 पेयर बन गए। अब क्या पूछ रहा था वो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 लेटर इज इट्स इन प्रॉपर इनवेलप। देखो ये भी प्रॉपर इनवेलप में जा रहा है, लेटर और इनवेलप, ये भी प्रॉपर वे में है, ये भी प्रॉपर वे में है, और ये भी पूरे प्रॉपर में। उसने एटलीस्ट पूछा है, एटलीस्ट पूछा कम से कम, तो ये तो सारे ही हो गए, तो ये वाला पेयर भी कहा जाएगा। टोटल पेयर्स कितने थे हमारे पास, 6, और फेवरेबल कंडीशन कितने आए मेरे पास, 1 2 3 4, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 4/6। आंसर इज 2/3। अगर आपने ये सैंपल स्पेस बना ली तो उसके बाद तो क्वेश्चन बचता ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, A and B are two events such that PA is equal to 0.54, PB is equal to 0.69 एंड PA इंटरसेक्शन B is 0.35। हमने फाइंड क्या करना है, A यूनियन B, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट और P इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट काफी इजी है, A यूनियन B, इसका फॉर्मूला क्या होता है, PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। PA भी गिवन है, PB भी गिवन है और A इंटरसेक्शन B भी गिवन है, बस वैल्यू पुट कर दो। 0.54 प्लस 0.69 माइनस 0.35, और 4 13, 6 5 11 और 1 12, 1.23 माइनस 0.35, 13 में से 5 गए 8, 11 में से 3 गए 8,
0.88। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट देखते हैं। पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। देखो ये किसके इक्वल होता है? अगर आपको डी मॉर्गन्स लॉ पता है, डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है? पी ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब इसका मतलब क्या होगा? ये तो हमने अभी फाइंड आउट करा था, हमें ए यूनियन बी हमने फाइंड आउट करा है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं? 1 में से माइनस कर दो, 1 माइनस पी ए यूनियन बी। कॉम्प्लीमेंट किसी भी चीज का फाइंड आउट करना होता है 1 में से माइनस कर देते हैं उसको। तो ये क्या होता है? 1 माइनस, ये तो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट करता 0.88, तो कितना आंसर आ जाएगा? 0.12। ये होता है हमारा डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। और ये फाइंड आउट करने के लिए 1 में से माइनस कर दो। थर्ड पार्ट देखते हैं। पी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये कैसे होगा? पी ए माइनस ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी। ये मैं आपको समझाता हूं। देखो अगर मैं ये मैं कहता हूं, ये है मेरा पी ए और ये है मेरा ए और ये है मेरा बी, और ये बीच वाला पार्ट क्या हुआ? ए इंटरसेक्शन बी। अब कहता है उसको ए चाहिए और बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, मतलब क्या है? उसको सिर्फ पी ए चाहिए, कहने का मतलब सिर्फ ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो अगर ये पूरे में से मैं क्या माइनस करूंगा? पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, तभी मेरा ये वाला आएगा सिंपल, ये वाला ए पार्ट, ये उसको ये वाला पार्ट चाहिए सिर्फ, ठीक है। तभी हमने करा पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए की वैल्यू कितनी थी हमारी? 0.54 माइनस ए इंटरसेक्शन बी था हमारे पास 0.35। आंसर आ गया हमारे पास 0.19, ठीक है। फोर्थ पार्ट भी सेम ही है, पी बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे क्या था हमारा? यहाँ पे ए था और यहाँ पे बी था। अब इसको सिर्फ पी बी चाहिए, मतलब ये वाला पोर्शन चाहिए, ये नहीं चाहिए। तो क्या हो जाएगा? पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो इसमें कंफ्यूज मत होना, कई बच्चे कहेंगे कि हाँ सर आपने ये कैसे कर दिया कि बी इंटरसेक्शन ए आना चाहिए था, ए इंटरसेक्शन बी क्यों लिखा? चाहे आप इसको ए इंटरसेक्शन बी लिखो या बी इंटरसेक्शन ए लिखो, सेम ही बात है वो, ठीक है। तो पी बी कितना आ गया हमारे पास? 0.69 माइनस 0.35। 9 में से 5 गए 4, 6 में से 3 गए 3, तो आंसर आ गया 0.34। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ ए बी सी आर 3 इवेंट एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, प्रूव दैट पी ए यूनियन बी यूनियन सी किसके इक्वल है? पी ए पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन सी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी और प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब देखो हमें इसमें 3 का तो फॉर्मूला पता नहीं, मेरे को किसका फॉर्मूला पता? अगर मेरे को ये होता कि फॉर एग्जांपल ई यूनियन एफ, इसका फॉर्मूला क्या होता है? पीई प्लस पी एफ माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ। हमें सिर्फ यहाँ पे क्या होता है? 2 का पता होता है। यहाँ पे कितने दे रखे हैं? 3। तो मैं क्या कंसीडर कर लेता हूँ? ये बी यूनियन सी को मैं क्या कंसीडर कर लेता हूँ? ई, या फिर मैं लेट कर लेता हूँ, लेट बी यूनियन सी किसके इक्वल ले रहा हूं मैं? ई के इक्वल ले रहा हूं। अगर मैं ई के इक्वल ले रहा हूं इसमें, तो क्या बनेगा मेरा? पी ए यूनियन ई बन जाएगा। और ए यूनियन ई किसके इक्वल होता है हमारा? वही सेम फॉर्मूला, पी ए प्लस पी ई माइनस पी ए इंटरसेक्शन ई। अब देखो प्रूव करने के लिए अगर मैं राइट हैंड साइड पे देखूं तो मुझे क्या पी ए चाहिए, ना ही मुझे पी ई चाहिए, ना ही इसमें देखो किस यहाँ पे ई नहीं आ रहा और ना ही यहाँ पे ए इंटरसेक्शन ई आ रहा है। तो हम इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन लिख लेता हूँ पहले। अब मैं लिख रहा हूँ पीई ई क्या कंसीडर करा था हमने? बी यूनियन सी, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ पी बी यूनियन सी। अब वही सेम फॉर्मूला लगा दो, बी यूनियन सी का क्या फॉर्मूला होगा? पी बी प्लस पी सी माइनस पी
बी इंटरसेक्शन सी। ये मैं सेकंड इक्वेशन ले लेता हूँ। अब मुझे पी ई की वैल्यू भी मिल गई और अब किसकी फाइंड आउट करूंगा मैं, ए इंटरसेक्शन ई की। अब ए इंटरसेक्शन ई ये किसके इक्वल हो जाएगा, अगर मैं ई की वैल्यू इसमें पुट कर दूं, ई की वैल्यू क्या थी हमारी, बी यूनियन सी। ए इंटरसेक्शन ई क्या था हमारा, बी यूनियन सी। ठीक है, अब अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो क्या बनेगा, ए इंटरसेक्शन बी, बीच में आ जाएगा यूनियन, और ए इंटरसेक्शन सी। सिंपल मैंने मल्टीप्लाई करा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब देखो इसको अगर मैं ऐसे लिख सकता हूं, अब अगर मैं इसको कंसीडर कर लूं एक्स और इसको कंसीडर कर लूं वाई, वही सेम फॉर्मूला अगर मैं लगाता हूं एक्स यूनियन वाई, तो क्या बन जाएगा मेरा, पी एक्स प्लस पी वाई माइनस पी एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब देखो इसके बीच में यूनियन है, इसके बीच में यूनियन है, अगर ये एक्स है और ये इसको मैं वाई कंसीडर कर रहा हूँ वैसे आपको समझाने के लिए, तो कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा पी ए इंटरसेक्शन ई किसके इक्वल हो जाएगा मेरा, ये हो गया हमारा एक्स, इसकी जगह मैं पुट कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी प्लस वाई पी ए इंटरसेक्शन सी माइनस ऑफ एक्स की जगह पे पुट करूंगा मैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, इसको मैं ब्रैकेट में लगा देता हूं, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। ये ध्यान से समझो, ये स्टेप है समझने वाला। एक्स यूनियन वाई का जो फॉर्मूला होता है वो तो आपको पता ही है, इसकी जगह मैंने किया क्या, एक्स को मैंने कंसीडर कर लिया ए इंटरसेक्शन बी और वाई को कंसीडर कर लिया मैंने ए इंटरसेक्शन सी। इसकी जगह मैंने पुट कर दिया, एक्स की जगह पे क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी, वाई की जगह पे क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन सी। एक्स इंटरसेक्शन वाई, एक्स क्या था हमारा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये तो रहेगा आपका सारा, ये दो स्टेप तो सेम रहेंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन सी। अब देखो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, अगर मैंने यहां से ए कॉमन ले लिया, या आपको अगर सेट्स का वो क्लियर है तो क्या होता है उसमें, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये बनेगा। अगर यहां तो आप कॉमन ले लो, या एक इसमें सेट का रूल होता है सेट वाले चैप्टर का, उसमें क्या होता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो जाता है। ठीक है, ये मेरी कौन सी आ गई, अब थर्ड इक्वेशन ले लेता हूं मैं। अब देखो मेरे को ए इंटरसेक्शन ई की वैल्यू भी मिल गई, मेरे को पी ई की वैल्यू भी मिल गई, तो मैं क्या करूंगा, मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर दूंगा सिंपली और मेरा आंसर आ जाएगा। फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या थी हमारी, पी ई की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, ए यूनियन ई था हमारा बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, ये तो आ गया मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, पी ए वैसे का वैसे रहा। अब यहां पे था मेरा पीई, पीई की वैल्यू क्या थी मेरी, ये वाली, पी बी प्लस पी सी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, उसके बाद कौन सी वैल्यू पुट करूंगा मैं, ए इंटरसेक्शन ई की, वो थी मेरी ये वैल्यू, ये वाली। अब इसमें ध्यान से देखना पे है माइनस, तो माइनस को बाहर रख लो। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट में रख लो पी ए इंटरसेक्शन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन सी माइनस ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब सिंपली क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करना है और कुछ नहीं करना। ये तो वैसे ही रहेगा पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी। ये नेगेटिव है तो क्या हो जाएगी, सारी वैल्यूज क्या हो जाएगी, सारे साइंस क्या हो जाएंगे, चेंज। माइनस ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी, नीचे लिख लेते हैं माइनस पी ए इंटरसेक्शन सी। अब ये माइनस था, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ध्यान से देखो, हमने यही प्रूव करना था, हमने प्रूव करना था पी ए पी बी पी सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी और प्लस ए इंटरसेक्शन बी प्लस सी। यही हमने प्रूव किया। ये पॉजिटिव में है, बाकी तीन नेगेटिव और लास्ट वाला पॉजिटिव। तो ये क्या हो गया हमारा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
ठीक है, यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, टू स्टूडेंट्स अनिल एंड आशिमा अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन। द प्रोबेबिलिटी दैट अनिल विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन इज 0.05 and that Ashima will qualify the examination is 0.10. The probability that both will qualify the examination is 0.02. Find the probability that both Anil and Ashima will not qualify the examination. B part है at least one of them will qualify the examination, और लास्ट पार्ट है only one of them will qualify the examination. तो अनिल और आशिमा जो एग्जाम में अपीयर होंगे उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है क्वालिफाई होने की, 0.05 एंड 0.10। तो दोनों के नाम ही ए से है, तो आप कंफ्यूज ना हो तो मैं क्या ले लेता हूं, अनिल को ले लेता हूं मैं पीई। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी आपके क्वालिफाई करने की, 0.05, और मैं आशिमा को ले लेता हूं पी एफ, वो है 0.10। और क्या दे रखा है, द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल क्वालिफाई। बोथ विल क्वालिफाई का क्या मतलब हो गया, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन एफ, ये दे रखा है हमें 0.02। अब फर्स्ट पार्ट में कहता है बोथ अनिल एंड आशिमा विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, मतलब दोनों ही क्वालिफाई नहीं कर सके। इसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है। फॉर एग्जांपल इसको कंसीडर कर लो ई, इसको कंसीडर कर लो एफ, ठीक है। ई इसमें क्या होता है, अगर ये वाला पोर्शन में क्या होता है कि सिर्फ अनिल क्वालिफाई कर सके, ये वाले पोर्शन में होता है सिर्फ आशिमा क्वालिफाई कर सके, और ये क्या था होता है हमारा ई इंटरसेक्शन एफ, मतलब बोथ क्वालिफाई कर गए। अब वो कहता है कि बोथ अनिल एंड आशिमा विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। नॉट क्वालिफाई मतलब ना तो ये आ सकता है, ना इधर आ सकता है, ना ही इधर आ सकता है। तो मेरा पॉइंट बनेगा कहां पे, ये बनेगा पॉइंट, इधर ही बनेगा ना। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ना ही मैं इधर ले सकता हूं, ना ही इधर और ना ही इधर। तो हमें ये वाला पॉइंट क्या बना मेरा, अगर मैं लिखता हूं ई यूनियन एफ, ई यूनियन एफ का मतलब क्या हो गया, ये सारा पोर्शन आ गया मेरे पास जितना भी है ये चीज, ये सारा पोर्शन ही आ गया ना ई यूनियन एफ में, क्योंकि ये वाला पोर्शन भी आ गया, ये भी और ये भी। तो ई यूनियन एफ का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो मेरा यही निकलेगा ना आंसर। ये बात समझ आई आपको? देखो मैं दोबारा समझाता हूं आपको। ये था मेरा पी, ये ई ले लो, इसको ले लो एफ, ये चीज क्या बनी मेरी ई इंटरसेक्शन एफ। अब वो कहता है बोथ विल नॉट क्वालिफाई, बोथ विल नॉट क्वालिफाई। अगर मैंने ये वाला पोर्शन कंसीडर करा सिर्फ तो ई क्वालिफाई कर गया, अगर मैं ये वाला कंसीडर करता हूं तो ये सिर्फ एफ क्वालिफाई कर गया। और अगर यहाँ पे देखें ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या, बोथ विल क्वालिफाई। अब अगर मैं कहता हूं ई यूनियन एफ, ई यूनियन एफ का मतलब क्या हुआ, ये सारा पोर्शन, ये चीज। पर मुझे क्या चाहिए पॉइंट, मेरे को तो चाहिए कि वो दोनों ही क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो ये क्या आएगा, इधर आएगा पॉइंट बाहर की तरफ। तो ई यूनियन एफ का कॉम्प्लीमेंट, ई यूनियन एफ का कॉम्प्लीमेंट कैसे आएगा, ई यूनियन एफ का कॉम्प्लीमेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस पी ई यूनियन एफ, लिख सकते हैं ना। आपको पहले भी बताया था मैंने लास्ट क्वेश्चन में कि ई यूनियन एफ का जब कॉम्प्लीमेंट होता है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, 1 में से माइनस कर दो तो हमारा आंसर आ जाता है। तो हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, पी ई यूनियन एफ, ये पहले हम फाइंड आउट करेंगे और उसको 1 में से माइनस कर देंगे। हमें पीई की पता है वैल्यू, पी एफ पता है और ई इंटरसेक्शन एफ पता है। तो हम क्या करेंगे, पी ई यूनियन एफ जो आएगा हमारा क्या होता है, पीई प्लस पी एफ माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ। पीई है हमारा 0.05, पी एफ है हमारा 0.10 और ये हमारा 0.02, 0.15 माइनस 0.02। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, 0.13। ई यूनियन एफ की आई है, हमें क्या करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। हमने क्या निकालना था, पी ई यूनियन एफ का कॉम्प्लीमेंट, वो क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस पी ई यूनियन एफ, 1 माइनस 0.13, ठीक है। कितना आ जाएगा हमारा 0.87। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर निकला। अब बी में कहता है एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, कि कम से कम एक क्वालिफाई ना कर सके।
अब देखो वो कहता है कि कम से कम एक क्वालिफाई ना कर सके। अगर हमने दोनों को क्वालिफाई कर दिया, बोथ ऑफ देम विल क्वालिफाई, और उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया, तो भी तो सेम ही बात होगी। वो कहता है कम से कम एक क्वालिफाई ना कर सके। अगर मैं कहता हूँ कि बोथ ही क्वालिफाई कर गए और उसको मैं 1 में से माइनस करूं, तो भी तो मेरा वही आंसर ही निकलेगा। देखो मैं समझाता हूँ। वो कहता है एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई। अगर मैं बोथ क्वालिफाई करवा देता हूं, बोथ ऑफ देम विल क्वालिफाई, बोथ ऑफ देम विल क्वालिफाई का मतलब क्या होता है? पी ई इंटरसेक्शन एफ, पी ई इंटरसेक्शन एफ ही तो है। ये कितना था हमारा 0.02 कि दोनों ही क्वालिफाई कर गए। अब वो कहता है एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई, तो इसका क्या करो, 1 में से माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 0.98। 0.98 आपका आंसर की मतलब कि वो कम से कम एक भी क्वालिफाई नहीं कर सके। थर्ड पार्ट है ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। अब कहते हैं कि एक ही करे, या तो पीई करे या पी एफ करे। ओनली वन ऑफ देम, इसमें क्या था कि दोनों ही नहीं कर सकेंगे। इसमें था कि सिर्फ एक करे, या तो ई, या तो अनिल करे या फिर आशिमा करे। तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं पीई, मतलब ई का मतलब क्या है, अनिल क्वालिफाई कर गया और आशिमा नहीं कर पाई, ठीक है, प्लस पी। अब इसमें क्या है, ई मतलब ई का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ। ई क्या था हमारा, अनिल, और एफ था हमारा आशिमा। देखो इसमें अनिल क्वालिफाई कर गया, आशिमा नहीं कर पाई। इसमें अनिल क्वालिफाई नहीं कर पाया और आशिमा कर गई। तो ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट और ई इंटरसेक्शन एफ। तो इसको कैसे लिखेंगे, पीई माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ प्लस एफ को पहले लिख लेता हूं, पी एफ माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ। पीई की वैल्यू कितनी थी हमारी 0.05 माइनस ऑफ 0.02 प्लस पी एफ की वैल्यू थी हमारी 0.10 माइनस 0.02। इसको सॉल्व कर लो, ये कितना आ जाएगा 0.15 माइनस 0.04। तो आंसर क्या आ गया हमारा 0.11। स्टूडेंट्स अगर आपको इस कोई वीडियो में अगर आपको डाउट लगता है, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगता है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।